हेलो फ्रेंड्स, दिस इज छवि लखीर। वेलकम टू माय चैनल एबिराट स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसकी जो है वो हम वेरी वेरी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन आंसर उसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका 3 मार्क वाला रहेगा, 5 मार्क वाला भी रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप अगर ये क्वेश्चंस अगर देख लिए ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का भी यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो इसको पूरा बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन। उससे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए इसको सबको, और लाइक कीजिए। ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं लाइक कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेटेड फील लगेगा कि अच्छा लगेगा, नहीं मैं जो बना रहा हूँ वीडियो सब लोग देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस हमें क्या बोल रहा है। अगर क्वेश्चंस नहीं समझेंगे तो हमारा आंसर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है व्हाई वाज द फ्रेंच गवर्नमेंट obliged to spend an increased percentage of its budget on interest payment alone। देखिए ये जो क्वेश्चन हमें बोल रहा है, जो फ्रेंच गवर्नमेंट था, बर्बन डायनेस्टी था, जो बर्बन डायनेस्टी वो क्या करता था ना उस टाइम में। ठीक है, अपने जो बजट की, यहाँ पर देखिए ये जो बजट की इंटरेस्ट, समझ रहे ना कितने परसेंट इंटरेस्ट बढ़ाने की कोशिश किया था, और क्यों, कितने तो नहीं बोल रहा, क्यों, मतलब परसेंटेज क्यों बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट की परसेंटेज बजट की बढ़ाने की क्यों ट्राई किया था, क्यों किया था ऐसा, ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है। तो यहाँ पर बात देखिए आंसर कैसे लिखा है, 4 पॉइंट लिखा है, तो इसको हम अच्छी तरह के बेहतरीन तरीके से समझेंगे इसको। पहला हमें क्वेश्चन से पहला जो यहाँ पर आंसर दिया है क्या लिखा है, देखिए लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। आपको पता है ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था, इसके पहले फ्रांस बहुत सारे, ठीक है, वार किया था, लड़ाई किया था। तो लड़ाई किया था तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली लड़ाई किया था तो उनका जो पैसा था, इनका जो फाइनेंशियल रिसोर्स था बहुत ही वीक हो गया था, इसीलिए उनको परसेंटेज बढ़ाने की ज़रूरत हुआ, क्योंकि वो जो उनके जो फंड था ना वो पैसा इतना नहीं था। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, इट हैड मेंटेन एक्स्ट्रावेजन कोड इन द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलाइस। आपको देखिए, अब देखिए होगा जो वर्सलाइस में एक पैलेस था राजा का। ठीक है, तो उस पैलेस को थोड़ा डिजाइन करने में बहुत सारे पैसा खर्च कर दिया था, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ था, बजट बनाने की कोशिश किया था। देखो एक्स्ट्रा वेजन कोट मतलब जो हमारे वहाँ जो थोड़ा सा डिजाइन करने के लिए एक्स्ट्रा, थोड़ा बोल देना, थोड़ा डिजाइन करने के लिए वो किया गया था। और क्या है, 3rd नंबर पॉइंट लिखा है, देखो विद द हेल्प ऑफ किंग ऑफ फ्रांस लुइस 16 उस टाइम में था ना, तो वो क्या करता था, जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज गेन देयर इंडिपेंडेंस। इसमें क्या था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लुइस 16 था। और एक चीज़ यहाँ पर देखना, हमारे इंडिया को जो ब्रिटिशर्स आए थे वो भी तो यूरोपियन थे। वो यूरोपियन क्या करते थे, मतलब जितने भी यूरोपियन कंट्री है मतलब थे भी, तो वो क्या करते थे, दूसरे देश को जाकर वो कॉलोनाइज करते थे। ओके कि नहीं, तो उस चक्कर में उनको बहुत सारे परेशानी झेलना पड़ता था। तो इस टाइम में क्या हुआ था, जो लुइस 16 था वो फ्रांस का था, वो किसी और, जैसे कि अमेरिका में देखिए, अमेरिका में उनका कॉलोनीज था, ऐसे कोई जगह को लेकर वो रूल करता था। तो जब रूल करता था तो उनको भी तो मैनेज करना पड़ेगा ना, उसको भी पैसा देना पड़ेगा, उसको भी कुछ मेंटेनेंस खर्चा वर्चा होता है। तो खर्चा वर्चा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, पैसा तो वहाँ लगेगा ना। तो पैसा लगेगा तो इनके ट्रेजरी में नहीं था पैसा, क्योंकि वो वार करके ख़त्म कर दिया है, वर्सलाइज को डिजाइन करने ख़त्म कर दिया है। समझे कि नहीं, ये हो गया हमारी एक पॉइंट। ओके, और कॉमन उनके एनिमी भी था, जैसे कि देखिए ब्रिटेन जो है वो, ब्रिटेन एक कंट्री को रूल करने के लिए एक ही नहीं था, एक कॉलोनीज नहीं करते थे, ब्रिटेन भी वहाँ करता था, कॉलोनीज बनाता था, क्योंकि वो बिजनेस के चक्कर में, ट्रेड बिजनेस के चक्कर में है। ओके, उसके बाद
डॉज भी ज़्यादा था, पोर्तुगीज़ भी गया था, बहुत सारे जो है वो वहाँ गए थे। तो इसके चक्कर में क्या होता था, उनको पैसा बहुत खर्च करना पड़ता था। समझे कि नहीं बात को? तो इसमें क्या हुआ था, देखिए इसमें लिखा हुआ है द वार एडेड more than billion livres to debt that had already risen of more than 2 billion of livres। इतने सारे पैसा खर्च कर दिए थे वार के कारण। तो वार के कारण अगर खर्चा कर दिया है तो यहाँ पर उनको क्या है, झेलना पड़ेगा, पैसा कहाँ से लाएगा। तो ये चक्कर में उनको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ा परसेंटेज में। समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पर हम क्या लिख सकते हैं, लेंडर्स जो थे हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% ऑफ इंटरेस्ट लोन। तो इसमें क्या हुआ था, देखिए जो 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 जहाँ जहाँ से जो लेंडर्स थे, जो कि हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, ये लोन्स जो है लाया था। देखिए एक चीज़, एक कंट्री को चलाने के लिए अगर पैसा नहीं है तो कहीं से लोन लाते थे। तो इस तरह फ्रांस भी एक लोन लाया था, और जहाँ से लाया था वो फिर 10% बढ़ा दिया था इंटरेस्ट। तो इसके कारण उनको क्या करना पड़ा, उस इंक्रीज करना पड़ा टैक्सेस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला, लिस्ट सम ऑफ द डेमोक्रेटिक राइट्स दैट एंजॉयड टुडे हुज ओरिजिन्स कुड बी ट्रेस्ड ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यहाँ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या वो लोग कौन से राइट्स उनको मिला, कौन कौन से डेमोक्रेटिक राइट्स मिला जो कि अभी भी उसको हम यूज़ कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, देखिए बहुत सारे राइट्स मिला। राइट टू इक्वलिटी मिला, राइट टू फ्रीडम मिला, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन भी हमें मिला, राइट टू लाइफ मिला, राइट टू वोट मिला, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड स्टेट के बारे में एक्सप्लेन करो बोल रहा है। थर्ड स्टेट कौन से थे, देखिए पहले सा फर्स्ट स्टेट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड। ठीक है, तो इनमें हमें क्या बताना पड़ेगा, थर्ड स्टेट के बारे में हमें पूरा डिटेल्स बताना पड़ेगा, क्योंकि 3 मार्क है। डिटेल्स में समझ रहे हैं, 3 मार्क 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, ये देखिए थर्ड स्टेट में जो पीजेंट्स लोग थे, थर्ड स्टेट में कौन कौन रहते थे वो इम्पोर्टेंट है। पीजेंट्स थे, लैंडलेस थे, लेबरर्स थे, सॉरी लैंडलेस लेबरर थे, टीचर्स थे, लॉयर थे। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया ये। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या है, इसमें जो है वो इस फ्रेंच सोसाइटी का सबसे लोएस्ट स्ट्राटा के लोग थे इसमें। ठीक है, लोएस्ट स्ट्राटा, उनके उतना स्टाटस नहीं था, स्ट्राटा नहीं था, और उनके पास कोई पॉलिटिकल राइट नहीं था। 3 नंबर पॉइंट। और टैक्सेस जो है वो इन लोगों से ही लेते थे, चार्ज लेता था सभी, और स्टेट लेता था, यहाँ से ही थर्ड स्टेट से टैक्सेस कलेक्ट करते थे। और जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ ना, तो ये क्या, दे फॉट अगेंस्ट बार्थ राइट्स एंड फ्यूडल प्राइविलेज, ये लोग ने ही रिवोल्ट किए थे। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन देखिए, हाउ एंड वेयर वर द आइडिया ऑफ फिलोसोफर डिस्कस्ड। मतलब जो उस टाइम में जो फिलोसोफर्स थे ना, जो लोगों को मोटिवेटेड करते थे कि रिवोल्यूशन करेंगे बोल के, रिवोल्यूशन करेंगे बोल के, जो फिलोसोफर्स थे, जो आइडियलिस्ट थे, मतलब जो सोचने वाले थे, कुछ आइडिया देने वाले थे, लिखने वाले थे, ये क्या कहाँ कहाँ डिस्कस किए थे, ये हमें, और कैसे किए थे वो डिस्कस करना है हमें। और इसका और रिलेटेड है, इसका रीज़न दिखाओ क्या, कैसे नेशनल असेंबली फॉर्मेशन हुआ बाय द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट। 2 क्वेश्चन का हम यहाँ आंसर लिखेंगे। तो पहला लिखिए, देखिए इसका क्या है, ये जो फिलोसोफर थे वो सैलून में, कॉफ़ी हाउस में, ये यहाँ पर बहुत सारे जगह पर वो बुक्स न्यूज़पेपर पढ़ के लोगों को दे देकर वहाँ लोग को समझाते थे कि हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन करना है, जो मोनार्की गवर्नमेंट है वो अच्छा नहीं है, लोगों को अच्छा नहीं दे रहा है, टैक्सेस बढ़ा दे रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये सब बोलता रहता था। ठीक है कि नहीं? और ये सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, यहाँ फ्रिक्वेंटली ये लोग ना पढ़ते थे, ग्रुप्स में ऐसे ग्रुप्स कर लेते थे, और बाहर जाकर वो पढ़ते थे और लोगों को सुनाते थे। हैं, जो जो नहीं सुनना चाहते थे उनको भी सुनाते थे, लिखने के लिए बोलते थे, मोटिवेटेड करते थे, ताकि इनके बारे में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, मोनार्की के बारे में पता चले। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इसमें जो प्लान हुआ था, ल्यूई 16 ने प्लान किया था टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस। फिर ये जो बना हम पढ़े ना पहले क्वेश्चन में, टैक्सेस बढ़ाने के लिए जो बोल रहा था, उसके बारे में लोगों को बता रहे थे कि अगर टैक्सेस इंक्रीज कर लिया ना, हम क्या प्रॉब्लम में पड़ेंगे। तो चलो हम सब लोग अगेंस्ट के जाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं।
ये बोल। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है, और जो लिखा हुआ है उसका क्या है, 1785 में जो रिवोल्यूशन हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, जो सब लोग इकट्ठा हुए थे ना स्टेट्स में, बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, सब फर्स्ट से लेकर थर्ड स्टेट तक सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, जिसको हम स्टेट जनरल्स बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ किस लिए गए थे, क्योंकि न्यू टैक्स इंक्रीज करने के लिए बोल रहा था, न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए बोल रहा था। और फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव गए थे, ताकि थर्ड स्टेट में 600 मेंबर्स गए थे। ये देखिए कैसा डिफरेंस है, फर्स्ट एंड थर्ड्स में से 300 और इसमें से क्या 600 मेंबर्स गए थे, ठीक है कि नहीं। और इसमें क्या हुआ था, पास्ट की बात करेंगे तो इसमें वोट हैड बीन कंडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ईच स्टेट, ईच मतलब स्टेट के हिसाब से, फर्स्ट स्टेट से एक वोट आएगा, सेकंड स्टेट से एक वोट आएगा, थर्ड स्टेट से एक वोट आएगा, मतलब टोटल 3 वोट आएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो 300 आदमी है, 300 लोगों का 2 वोट आता है, और यहाँ 600 लोगों का 1 वोट ही आता है। समझ रहे ना मेरे बात को। तो इसके लिए क्या हुआ था, ये रिवोल्यूशन हुआ, रिवोल्यूशन को होने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट वो लोग रिवोल्ट कर लिए और नेशनल असेंबली बना लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर व्हाट वाज द ग्रेट फेयर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या आया था, कौन सा फेयर आया था। देखिए देखिए कंट्री साइड में क्या हुआ था, हमारे उस साइड में, कंट्री साइड में, वहाँ एक रूमर्स फैल गया, कहाँ से, मतलब गांव से गांव, विलेज से विलेज, यहाँ से बहुत सारे लोगों के पास रिमोट्स फैल गया, एक अफवाह फैल गया कि द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द रीप क्रॉप्स। तो इसमें क्या हुआ था, ये जो रीप क्रॉप्स था इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये ऐसे रूमर्स फैल गया। कैसे, देखिए कॉट इन फ्रेजी ऑफ फियर पीजेंट्स से बहुत सारे, देखिए यहाँ बहुत सारे लोग वहाँ ऐसा फैल गया क्या भाई, कि मतलब ऐसा रिमोर्स फैल गया, रिमोर्स फैल गया, तो वो क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों जो है वो डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या किए थे, सब लोग डर गए थे, ओके, सब लोग पीजेंट्स भी आ गए थे, ठीक है। और यहाँ क्या किए थे, इस जगह पर क्या किए थे, अटैक किए थे चिटेक्स पर, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, क्योंकि वहाँ बोला था ना कि मतलब जो क्या है, जो क्रॉप्स है वो क्या हुआ था, सबको मिलने वाला है, कि रूमर्स फैलेगा, वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, ऐसे ऐसे बोल के बहुत सारे लोग वहाँ जाकर सब अटैक कर लिए लेने के लिए, और उसको लूट भी लिए यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे अनाज को वो ले लिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ ले लिए। और यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत सारे लोग यहाँ पर नोबल्स फ्लैट फ्रॉम देयर होम्स, घर को ले गए, और मैनी ऑफ द माइग्रेटेड नेबरिंग कंट्रीज में कुछ जो है वो बहुत सारे लोगों माइग्रेटेड भी हो गए, ये सब हुआ था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाउ डिड फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ, पहले था मोनार्किकल गवर्नमेंट, उसके बाद रिपब्लिकल गवर्नमेंट आता है या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आता है। कैसे, देखिए जो नेशनल असेंबली बन गया कंप्लीट होने के बाद 1791 में, जो स्टेट जनरल जो हुआ था, उसके इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कि किसकी पावर को लिमिट करना है, मोनार्की की, ठीक है कि नहीं। और उसकी पावर को, उसके पावर की जगह हम एक पर्सन को रखेंगे जो कि हमें क्या करेगा, सेपरेट, हाँ उनका सेपरेट इंस्टीट्यूशन होगा, और जैसे कि लेजिस्लेचर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, जुडिशरी होगा, समझे कि नहीं। जो हम रिवोल्ट किए थे, रिवोल्ट करने के बाद जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हुआ, इसको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हुई, उस पार्लियामेंट के तहत हम क्या करें, डिसाइड किए ये लोग, एक पर्सन को हम उसके हाथ में देंगे, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हम बनाएंगे, ये बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ट्राई टू इम्प्रूव द वुमेन लाइव्स। कैसे, देखिए मतलब लोगों जो रिवोल्यूशन किए थे, क्योंकि उन लोगों की, वुमेन लोगों के अधिकार नहीं था, तो उसके लिए हेल्प करने के लिए वो लोग कुछ न्यू इंट्रोड्यूस किए, लॉ बनाने लगे, और सब टुगेदर वो क्या करते थे, सबको गर्ल्स लोगों को स्कूल जाने के लिए बोलते थे, हैं कंपलसरी कर दिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, उनके जो फादर थे वो बेसिकली उनको फोर्स करते थे मैरिज करने के लिए, और लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैरिज अगेंस्ट देयर विल, मतलब उन बच्चों की बिना विल से, बिना इच्छा से वो क्या करते थे, मैरिज करते थे। तो उस मैरिज को क्या कर दिया गया, मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंट्री इनटू फेयरली एंड रजिस्टर अंडर सिविल लॉ। तो उसके उस लॉ को उसको बनाया गया, भाई ऐसे करोगे तो तुम लोगों को
क्या करने बोलेंगे, तुम लोगों को मतलब कुछ सजा दिया जाएगा, तो ये बोल देंगे। और क्या है, डिवोर्स वाज मेड लीगल। देखिए जो डिवोर्स लोग थे, ठीक है, जो डिवोर्स लोग थे वो लीगल हो गया, ठीक है। और बोथ मैन एंड वोमेन कुड अप्लाई फॉर इट, वो डिवोर्स कर सकते हैं। जैसे डिवोर्स मान लो कोई किसी दो फैमिली है, वो दो फैमिली मतलब दो, बात करेंगे तो हस्बैंड वाइफ है, वो अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं, तो डिवोर्स करना जरूरी है ना, तो भी लीगल कर दिए। क्योंकि एक आदमी जो है मैन वोमेन को डोमिनेट भी कर सकता है, उसको मार सकता है, पीट सकता है, तो वो लीगल नहीं था, डिवोर्स लीगल नहीं था, बाद में ये लीगल किया गया, समझे कि नहीं। तो 5 नंबर क्या लिख सकते हैं, जब वुमेन जो जॉब नहीं कर पाते थे, धीरे धीरे उनको जॉब करने के लिए भी बोला गया, छोटा छोटा बिजनेस खोलने के लिए भी बोला गया, ऐसे ऐसे करके लोगों की वुमेन लोगों की डेवलप किया गया पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए जो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में लिखना है, उसके पॉलिसी के बारे में लिखना है, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में लिखना है, 3 पॉइंट लिखना है। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जो था, यूरोप का हर एक कंट्री को वो अटैक किया था, और उस कोई भी डायनेस्टी को छोड़ा नहीं था वो, और वो सोचता था कि सभी क्या करना, एक बड़ा किंगडम बनाऊंगा और सभी मेरे फैमिली के मेंबर होंगे होंगे बोला था। और सेकंड पॉइंट, वो एक लॉ बनाया था, बहुत सारे लॉ बनाया था, किस लिए, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए। और यूनिफॉर्मल सिस्टम जो बनाया था, जैसे कि वीट मेजर्स, ये क्या होगा, डेसिमल सिस्टम के हिसाब से होगा, ऐसा बोला था। इनिशियली बात करेंगे तो नेपोलियन जो था वो एक लिबरेटर था, जो कि बेसिकली वुड ब्रिंग फ्रीडम फ्रॉम पीपल फॉर द पीपल, मतलब वो नेपोलियन जो है वो लोगों की अधिकार को लाया था, क्योंकि उस टाइम में लोगों के अधिकार नहीं था, छीना गया था, लेकिन अधिकार को लाया था, ठीक है। ये लिबरेटर था, हु कुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, जो कि नेपोलियन आर्मी जो है केम इन टू व्यू एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स, ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू। हाँ, तो उसके हिसाब से क्या हुआ ना, बहुत सारे यहाँ पर जो ऐसे करता था, तो वो वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीटेड कर दिया गया, ठीक है। और क्या है, बहुत सारे मॉडर्न लॉ लाया था, एक रिवोल्यूशनरीज आइडिया लाया था, लिबर्टी लाया था, जो कि हर एक यूरोप की हर एक जगह पर वो स्प्रेड किया था अपने आइडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, व्हाट लॉ वर पास्ड बाय नेशनल असेंबली इन फ्रांस ऑन 4 अगस्त 1789। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ओके। तो व्हाट लॉ वर पास्ड, कौन कौन से लॉ पास हुआ, देखिए पहला लॉ पास हुआ था एंड ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या है, एक सोसाइटी था एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन, बर्बन डायनेस्टी में फ्यूडल सिस्टम था, उसको जो फ्यूडल सिस्टम का ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस था उसको बंद किया गया, ठीक है। और जितने देखिए फोर्स प्रिस्टली क्लास टू गिव ऑफ देयर प्रिविलेज, लोगों के अधिकार को दिया गया, वो टाइप ऑफ प्रिविलेज होता है ना, समझ लो, जिसको अधिकार दिया जाता है, जो चाहे करो, फ्रीडम है तुम्हारे पास, ये दिया गया। एंड ऑफ रिलीजियस टैक्सेस लाइक टिथर, जो रिलीजियस टैक्सेस था ना, जो चर्च को दिया जाता है वो दिया था। और क्या है 4 नंबर, कन्फिजिशन ऑफ चर्च प्रॉपर्टी को सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन क्या, अभी 5 मार्क क्वेश्चन वाला हम डिस्कस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 5 मार्क का आता है तुम्हारा आप लोगों का, तो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखिए कितने सारे क्वेश्चन है, 1 2 4 5 क्वेश्चन होगा शायद। देखिए पढ़ते हैं, describe the circumstance leading to the outbreak of revolutionary protest in France। फ्रांस में क्या हुआ था, कौन सा रिवोल्यूशन हुआ था, आउटब्रेक, इसके बारे में डिस्क्राइब करो बोल रहा है। सिंपल सी बात है, देखिए लुइस 16 जो था वो एक ऑटोक्रेटिक था, मतलब अपने हिसाब से रूल करता था, तो अपने हिसाब से रूल करेगा तो वो क्या करेगा, वो हाँ, हु कुड नॉट कॉम्प्राइज विद द लग्जरियस लाइफ, ही ऑल्सो लैक्ड फॉरसिकनेस, मतलब वो क्या करता था, वो लग्जरियस लाइफ जीना चाहता था, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता नहीं था, ठीक है। और लुइस के अंडर में फ्रांस जो है वो 13 नंबर की कंट्री को वो कॉलोनी किया था, जो कि हम डिस्कस किए थे। और क्योंकि वो ब्रिटेन से, देखिए ब्रिटेन से ही ले लिए थे, ब्रिटेन का वो कॉलोनी था ना, तो ब्रिटेन से ही ले लिए थे। और वार
जो है एडेड मोर 1 बिलियन लीवर्स टू डेबिट कार्ड नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। वो क्या करता था, वार की वजह से वो क्या करता था ना, इसी के लिए 10% लोन जो है वो लाया था। और एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्स्ट्रावेंस कोड ऑफ द इनर वर्सलेस, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे क्या कि वर्सलेस को डेकोरेशन करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए वो लोग पैसा खर्चा कर दिया था, लोगों के बारे में सोचता नहीं था। सो इसीलिए फ्रेंच क्या करे, फ्रेंच गवर्नमेंट ये बहुत सारे, हाँ, फ्रेंच गवर्नमेंट क्या करना चाहता था, वो परसेंटेज बढ़ाना चाहता था, ऑब्लिगेट्स मतलब स्पेंड इंक्रीज करना चाहता था, क्या परसेंटेज, क्या परसेंटेज, इंटरेस्ट। थर्ड नंबर क्या बोलेंगे यहाँ पर, द स्टेट फाइनली इंक्रीज टैक्सेस मीट इन द रेगुलर एक्सपेंसिव सो दैट कॉस्ट मेंटेनिंग द आर्मी रनिंग। हाँ, तो इसके लिए क्यों हुआ था, और एक भी चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पर, ये इंक्रीज क्यों करता था टैक्सेस, क्योंकि उसको आर्मी को सैलरी देना है, उसके वर्सलाइज को मेंटेन करना है, वो वार में जो लॉस्ट हो गया था बहुत सारा पैसा, उसको देश को चलाना है, गवर्नमेंट को चलाना है, इसीलिए वो पैसा इंक्रीज किया था। और क्या है, और जो दो स्टेट था, जैसे कि बात करेंगे तो क्लर्जी और नोबल्स जो रहते थे, वो लोग तो पैसा करते थे नहीं थे। कौन पैसा ज़्यादा टैक्सेस देता था, थर्ड स्टेट से, तो उन लोग पैसा नहीं देते थे, इसके लिए भी प्रॉब्लम्स होता था। और मिडिल क्लास जो लोग थे ना, वो 18वीं सेंचुरी में फ्रांस में थोड़ा जो एजुकेटेड थे वो थोड़ा डेवलप की और फिलोसोफर के आइडिया से बढ़े हैं, उनके थोड़ा सा दिमाग बढ़ा, मतलब सोचने की तरीका बढ़ा उनके पास। और वो जो फिलोसोफर थे वो सैलून में, कॉफ़ी में वो बताते थे, ठीक है कि नहीं, बुक्स भी प्रिंट किए थे, न्यूज़पेपर भी बुक किए थे। देखिए ये उसके बाद देखिए और एक बार समझाना वाला हूँ तुम लोगों को, सोचिए, रुकिए। द फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन हुआ एक्सट्रीमली करप्टेड। उसके बाद क्या हुआ था ना, फ्रेंच करप्टेड हुआ था, मतलब टैक्सेस लेता था ज़्यादा, उसके बाद ज़्यादा लोगों को मतलब डोमिनेट करता था। तो ये लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, कुछ आउटब्रेक क्या हुआ था, क्या रिवोल्यूशन हुआ था, कैसा हुआ था, ये इसके बारे में हमें बताना है, वही बोल रहा है। जैसे कि यहाँ पर वो कैसे रिवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, आउटब्रेक क्या था, कौन कौन आए थे, फिलोसोफर आए थे कि, उसके बाद आपका जितने सारे जो मिडिल क्लास ग्रो किए थे, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है उसने। 5 मारा है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्या है, जो सिंबल है, सिंबल जो है वो फ्रिक्वेंटली वो कम्युनिकेट करता है, ओके, जैसे कि इम्पोर्टेंट आइडिया को, जैसे प्रिंट वर्ड्स को प्रिंट करने से पहले ये क्या करता है, जो सिंबल होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके बारे में थोड़ा कौन कौन से सिंबल है बताओ, वही बात कर रहा है। देखिए बहुत सारे मैन और वोमेन जो है ना, वो 18वीं सेंचुरी में लोग इतना पढ़ने वाले लिखने वाले नहीं थे, तो इसीलिए प्रिंट चीज़ वो देखते थे, फोटोज़ को देखते थे। तो इससे होगा क्या, लोग समझ जाएंगे कि ये जो राजा है वो कर क्या रहा है। ऐसा पिक्चर दिया जाएगा, राजा जो डोमिनेशन करता था, किसी को मारता था, किसी को पीटता था, ऐसा वाला पिक्चर देते थे, पेंटिंग करते थे, ठीक है। जैसे कि पेंटर यहाँ पर था, पेंटिंग बाय ली बरीवर, ओके, बरीवीर, जिसने सिंबल बनाया था, बहुत सारे सिंबल बनाया था, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा सिंबल था, देखिए द बोकन चेन के बारे में दिया गया है, द बंडल ऑफ रूट्स ऑफ फस्किस के बारे में दिया है, आई विद द ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट दिया गया है, ओके, स्केप्टर के बारे में दिया है, स्नैक बीटिंग इट टॉल, ए टेल टू फॉर्म ए रिंग, रेड फर्जियन कैफ, ब्लू वाइट रेड द विंग ओमेन द लॉ टेबलेट, ये दिया है। तो इसके बारे में समझिए ना आप लोग। देखिए चैन जो है वो क्या करता है, ये बेसिकली जो स्लेब्स ना, लोगों को स्लेब रखो, मतलब भिखारी बनाओ, लोगों को दूसरी जगह जाकर काम करवाओ, ये सब सिस्टम को बंद कर दिया गया था, ये सिंबल देता है। यहाँ पर क्या देखिए, ए सिंगल रोड कैन बी ब्रोकन इजीली बट बंडल ऑफ रोड्स कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन, मतलब ये बंडल ऑफ रोड्स बात कर रहा है। देखिए फ्रांस में एक आदमी आया तो वो उनको तोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जोड़ के आएंगे तो उधर तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो वही बात बताता है। आई विद इन ट्राइंगुलर रेडिएटिंग लाइट द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज। जितने आए हैं वो क्या है, वो सोचने के लिए है, देखने के लिए, ऐसा नॉलेज गेन करने के लिए, वही बात कर रहा है। स्केप्टर क्या था, इस सिंबल था रॉयल पावर का। स्नेक यहाँ पर क्या था, दिस सिंबलाइज एटर्निटी, ए रिंग हैज नेदर बीइंग
बिगिनिंग नॉर एंड। ऐसा ये रिंग का सिंबल देता है कि एक चीज़ ना बन सकता है ना कभी, मतलब कभी ये स्टार्ट हुआ है ना कभी एंड हुआ है, वही बात कर रहा है। रेड फर्जियन कैप का मतलब क्या है, ये स्लैब की द्वारा बनाया गया एक चीज़ है जैसे कि फ्री होने के लिए सोचा देता है। जो स्लैब लोग थे ना, हमें क्यों, जो स्लैब लोगों को क्या करते थे, लोग बाहर जाकर काम करते थे, करवाते थे, इतना पैसा भी नहीं देते थे, तो वो एक फ्री नहीं हुआ है ना, तो उनको फ्री कर दिया गया, वो सिंबल देता है। वाइट रेड क्या बताता है यहाँ पर, वाइट रेड बताता है कि ये फ्रांस की कलर्स की बात करता है, ऐसा सिंबल जो कि नेशनलिज्म को दर्शाए। वाइट रेड क्या, सॉरी ब्लू वाइट रेड वाला ये दिखाता है। तो विंग वुमेन के बाद क्या करता है, जो विंग टू मैन थे इज ए पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, ये लॉ के बारे में बताता है। और लॉ टैबलेट क्या होता है, लॉ टैबलेट ये होता है ऑल आर इक्वल बिफोर इट, में लॉ के सामने सब लोग सेम है, ये बात बताता है। समझ गए ना। देखिए, वुड यू एग्री विद द व्यू दैट मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वाज बेसेट विथ कॉन्ट्राडिक्शंस एक्सप्लेन, इसके बारे में थोड़ा लिखो। जो क्या जो यूनिवर्सल राइट्स हैं ये कैसा था, बेसेट विथ कंट्राडिक्शन था। ये इसके बारे में देखो, ये अगर क्वेश्चन समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखेंगे, आंसर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आंसर क्या लिखा है कि जो यूनिवर्सिटीज राइट्स का, सॉरी यूनिवर्सल राइट्स का जो मैसेज था वो एक बेसेट एंड कॉन्ट्राडिक्शन था। मतलब बेसेट और कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ क्या बोल सकते हैं, ऐसा चीज जो कि बेसिक चीज है, समझ रहे ना, इम्पोर्टेंट है वन टाइप ऑफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आइडियल्स जो थे वो डिक्लेरेशन करते थे राइट ऑफ मैन सिटीजन्स की, बार बार बोलते थे भाई लोग मनुष्य की राइट्स दो, लोगों की राइट्स दो, सिटीजन की राइट दो, ये बार बार मतलब रिवोल्यूशन करते थे। वर नॉट ऑल द क्लियर, दे हैड डाउ डबियस मीनिंग, डुबियस मीनिंग्स था इसमें। देखिए क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छा नहीं, देखिए थोड़ा ये जो क्वेश्चंस बोल रहा है, क्वेश्चन से अलग बोल रहा है, थोड़ा सा देखिए। ये जो यूनिवर्सल राइट्स बोल की बात कर रहे थे ना, ये ये बोल रहा है कि बेसेट विथ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब कि बात करेंगे तो ये जो कंट्राडिक्शन मतलब जो विरोध था, विरोध करना और घेरना, ये सही था क्या, मतलब ऐसे करके यूनिवर्सल राइट लेना ये सही था क्या, ऐसा बोल रहा है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो वही बोल रहा है, देखिए ये जो यूनिवर्सल राइट्स था ये डेफिनेटली बेस्ड विथ कॉन्स्टिट्यूशन, ये था, हाँ ये सब था। क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो आइडियाज़ के लोग थे वो क्या करते थे, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स की बात करते थे, सिटीजन की बात करते, जो कि एक डबियस मीनिंग है। अच्छा डबियस मीनिंग मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि एक ऐसा अर्थ जी, डाउट मतलब संदेह, मतलब किसी को डाउट करना, ऐसा वाला चीज़ हो गया था। राइट्स टू मैन, ये मैन डिक्लेरेशन वाला बात करते थे, ये तो बहुत डाउट की बात आ गया था। उसके बाद जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इकोनॉमिक राइट की बात करते हैं, ये यूजलेस है अनलेस इसकी बात करते हैं जो कि इकोनॉमिक क्वालिटी की बात करते हैं। नहीं ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि रियल में देखेंगे तो राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की, ये हमें क्या नहीं कर सकता, ये हमें इकोनॉमिक राइट नहीं दे सकता, इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं कर सकता है, और इक्वलिटी दे ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जो वोट देते हैं तो इसमें क्या इलेक्ट कर देंगे रिप्रेजेंटेटिव को, ऐसा नहीं कि वो सॉल्व पुअर लोगों की ख़त्म कर सकता है हमारे गरीबी, ऐसा नहीं हो सकता, वही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर पॉइंट, वुमेन जो थे वो एक पैसिव सिटीजन्स थे, मतलब एक्टिव नहीं थे। समझ रहे ना मेरी बात को, राइट टू मैन था, न कि राइट टू मैन एंड वोमेन, ऐसा नहीं लिखा था, मैन की सिर्फ था। इसका मतलब क्या है मैन जो थे वो एक्टिव थे, लेकिन वोमेन यहाँ पर पैसिव थे, ये सही बात नहीं था। जो कि ये पॉलिटिकल राइट्स में इक्वलिटी थी, कहाँ से आया, राइट टू वोट मतलब सबको मिलना चाहिए, ये था, वो नहीं था ना, प्रॉब्लम्स हुआ था इसमें। हाँ उसके बाद जो है पॉलिटिकल राइट्स ऑफिस में सिर्फ मैन आएंगे, ये सिक्स नहीं, सही नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्रांस जो है वो कॉन्टिन्यूसली वो कॉलोनीज की बात करता था,
जो कि लिबरेटर जैसे कि यहाँ पर बंद ही नहीं हुआ। और क्या हुआ, स्लेवरी एग्जिस्टेड, मतलब फ्रांस में अब तक भी बात करेंगे तो है, या उस टाइम में बहुत सारे जगह था स्लेव भी ख़त्म नहीं हुआ था। वही बात लिखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज द सब्सटीट्यूशन क्राइसिस, ये बात करता है सब्सटीट्यूशन क्राइसिस मतलब क्या हुआ था, पैसा कहाँ आया था, लोग भूखे मर गए थे, ऐसा मतलब रेट बढ़ गया था, टैक्सेस इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, ये तो मतलब कुछ दिमाग उस खराब कर दिया था वो आपके क्या बोलते हैं उसका नाम, लुइस 16 ने। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताना है हमें। यहाँ पर क्या देखिए, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, जो कि इतने जो फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन की बात करता है, क्रॉप्स प्रोडक्शन की बात करता था, तो इतना सफिशिएंट नहीं हुआ था जितना लोग डेवलप करते थे, जितना पॉपुलेशन इंक्रीज होता था। और पैसे तो बोलो ही मत, जो ब्रेड की मतलब ब्रेड समझ रहे ना, जो खाने की चीज़, इतना पैसा बढ़ता था उसके रेट। वेजेस की बात करेंगे, जो वर्कर्स की वेजेस की बात करेंगे, तो भाई इतना बढ़ाते नहीं थे, फिक्स भी नहीं था, कम पैसा मिलता था, लोग खरीदने की ज़्यादा रेट देते थे और कमाने की इनकम नहीं था। तो ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस है कि नहीं भाई। और सिचुएशन जो था ऐसा था जो कि रॉस था, ठीक है, मतलब बहुत डिप्रेशन में चले गए थे उस टाइम में। और ये और उस टाइम में क्या हुआ था, फिर ड्रॉट आ गया था, देखिए हेल्थ गिरने लगा, फसल डेवलपमेंट मतलब फसल हुआ ही नहीं, क्रॉप्स डेवलप इंक्रीज नहीं हुआ, एग्रीकल्चर नहीं हुआ। तो ये यहाँ का इसको ही हम क्या बोलते हैं, एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस ही बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, सब्सिस्टेंस क्राइसिस ही बोलेंगे इसी की। जब क्या बोलते हैं, जब क्रॉप उगेगा नहीं, लोग खाने को मिलेगा नहीं, लोगों को पैसा ज़्यादा बढ़ गया, इस सब के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो वो सब्सिस्टेंस क्राइसिस ही है। नेक्स्ट क्या है, इसके इस सिचुएशन की बात करेंगे तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वुमेन जो है वो एंग्री थे, क्योंकि जो बेकरी शॉप में जो छोटे छोटे शॉप होते हैं ना, वो बेकरी शॉप में जो कि स्पेंडिंग आवर इन लॉन्ग क्विज एज कोल्ड विंटर, मतलब इन लोग जो है देखिए इतना प्रॉब्लम होता था ना, खाने के लिए लोग लाइन में लगते थे। जैसे कि यहाँ बेकरी शॉप में इतना भीड़ हो गया था, मतलब देखिए एक जगह पर मतलब 10 चीज़ है तो लाखों में लोग हैं, तो लाइन लगेंगे कि नहीं, या उसी में एक ही दुकान है तो लोग वहाँ ही लाइन लग जाएंगे, तो लोगों को कोल्ड के सीजन में, विंटर के सीजन में लोग कहाँ जाएंगे आएंगे, ये भी एक था प्रॉब्लम्स। और हाँ, कोल्ड के सीजन में और क्या हुआ था, एंड हैड डिस्ट्रॉय द हार्वेस्ट, मतलब क्योंकि वो जितने से बात करेंगे तो वो हार्वेस्ट को ख़त्म ही कर दिया था, जो उगाने वाला उगाने लाते हैं ना, जो हार्वेस्टिंग की बात करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो गया था, मतलब ठंड के कारण वो ख़राब हो गया था। और यहाँ पर क्या है, और क्या होता, दे मार्च टूवर्ड द किंग्स प्लेस, उसके बाद लोगों क्या किए, लोगों जो राजा के पैलेस में गए और ब्रेड देने के लिए मांगने, भीखने, भीख तो नहीं मांगेंगे, मतलब हक से बोलेंगे कि हमें ब्रेड चाहिए, ब्रेड चाहिए, ठीक है। सब लोग ऐसे इकट्ठा हो गए एकदम से, समझे कि नहीं, मतलब जो किंग्स प्लेस था ना, वहाँ सब लोग दौड़ने लगे, हमारे पास तो दुनिया में खाने के है नहीं, किंग बोलते हैं टैक्स इंक्रीज करो, चलो उनको उनको ही पैसा मांगते हैं, उसको ही खाना मिलते मांगते हैं, ऐसे चले गए और उनको दरवाजे के ऊपर खटखटाए, समझे कि नहीं। दिस लेड टू चेन इवेंट्स विद द कल्मिनेशन इन फ्रेंच सीरम, तो ये चीज़ है हुआ था जो कि बहुत सारे लोग जो है वो प्रॉब्लम में फंस गए थे। नेक्स्ट क्या देखेंगे, देखिए इसमें बात कर रहा है कि कौन से ग्रुप जो है वो फ्रेंच सोसाइटी का सबसे बेनिफिट करते थे इस रिवोल्यूशन में से, और कौन से ग्रुप जो है वो पावर में आए थे, और वो कौन से सोसाइटी के सेक्शन जो है वो डिसअपॉइंटेड हुए थे, इसके बारे में थोड़ा बताओ। ये बात कर रहा है कौन कौन से होंगे, ये तो सबसे सिंपल से होगा। ये देखिए वेल्दी क्लास थे, थर्ड स्टेट के लोग जो थे, ओके, थर्ड स्टेट के जो वेल्दी क्लास थे उनको क्या बोलेंगे कि न्यू मिडिल क्लास बोलेंगे फ्रेंच रिवोल्यूशन की। देखिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड स्टेट की जो थोड़े थोड़े पैसे वाले थे, थोड़े थोड़े, वो थोड़ा सा डेवलप किए बिजनेस कर करके, रिवोल्यूशन कर करके, ठीक है। और वो लोग क्या किए, जैसे कि ग्रुप में बिजनेसमैन करते, बिग 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 बिजनेसमैन हो गए, जो ऑफिसर्स थे, लॉयर्स थे, टीचर, इनको थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ। लेकिन प्रीवियसली बात करेंगे, जो लोग टैक्स ज़्यादा देते थे, हो गए, जो कि उतने इक्वल राइट्स स्टाटस में नहीं रहते थे, बट रिवोल्यूशन के बाद ये लोग थोड़ा सा डेवलप किए, क्योंकि उनके पैसा बच गया, पैसा टैक्सेस देना नहीं पड़ा, तो थोड़ा सा ये लोग डेवलप करें।
और यहाँ पर क्या हुआ, फ्यूडल सिस्टम जब एंड हुआ, टैक्सेस बंद हो गया, तो जो क्लर्जी और नोबिलिटी लोग जो थे वो सेम लेवल में आ गए। कैसे? मिडिल क्लास के। देखिए, जो फर्स्ट से सेकंड स्टेट जो थे और थर्ड स्टेट तो जिसमें थे वो जो मिडिल क्लास भी थे, ये लोग भी सेम थे, ना कि ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन इन लोगों के पैसा लेकर ये लोग डेवलप किए थे। तो उस टाइम में क्या होता ना, थोड़ा इन लोगों का डेवलपमेंट हुआ थर्ड स्टेट का, ठीक है, और पावर भी ले गए, एग्जीक्यूटिव पावर भी, ठीक है, उनसे ले लिए सब थर्ड स्टेट वाले, ठीक है। और जो पोरर सेक्शन था सोसाइटी की, जो छोटे पीजेंट्स थे, लैंडलेस लेबरर थे, सर्वेंट थे, डेली वेजेस वाले जो कमाने वाले ना, डेली आज कमाओ तो 100 रुपये लाओ, आज कमाओ तो 200 रुपये लाओ, उन लोगों के लोग, ये लोग डिसअपॉइंटेड हुए इस रेवोल्यूशन से। भाई कैसे? क्योंकि वोमेन ऑल्सो वुड हैव बीन हाईली डिसकनेक्टेड, इसमें इन लोगों की कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, ताकि फिर रिवोल्यूशन आता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, डिस्क्राइब द लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में बताओ, जो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, इसके बारे में बताओ बोला। देखिए, आइडिया ऑफ लिबर्टी जो डेवलप हुआ ना, डेमोक्रेटिक राइट जो डेवलपमेंट हुआ फ्रेंच रिवोल्यूशन में, वो ऐसा आइडिया से हुआ, एमर्ज हुआ आइडिया पॉलिटिकल मूवमेंट से, ऐसे ही लोगों को मूवमेंट कर लिए, तब डेवलप हुआ 1920 सेंचुरी में। और आइडिया लिबर्टी के बाद आया, इक्वलिटी के बाद आया, फ्रेटर्निटी के बाद आया, ये सब बात आ गया। और जो फ्यूडल सिस्टम है वो मतलब एबोलाइज्ड हो गया, ठीक है। और कॉलोनीज जो था ना, जो कॉलोनीज में जो लोग काम करते थे, ठीक है, वो कॉलोनीज वाले भी रिक्वायर किए, मतलब जैसे कि अमेरिका में कॉलोनी क्या था फ्रेंच वाले, तो वो फ्रेंच सोसाइटी बंद हो गया, तो अमेरिका वाले क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो फ्री हो गए। और नेशनलिज्म डेवलपमेंट हुआ। अच्छा, नेशनलिज्म क्या है? फीलिंग्स टुवर्ड्स द नेशन, इट इज़ आइडियोलॉजी, ठीक है। आइडियोलॉजी ऐसा आइडियोलॉजी जिसमें डेवलपमेंट होता है, नेशनल की फीलिंग्स आता है, जातीयता भाव आता है। ये लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन में ये स्टार्ट हो गया, मास मूवमेंट स्टार्ट हो गया, और लोग जो है वो क्वेश्चन करने लगे एब्सोल्यूट पावर के, भाई तुम हमारे पैसे तुम लोग एक्सरसाइज कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, उसमें हमारे ही पैसे लेकर तुम वर्साइल को डेवलपमेंट करा रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, हम भूखा मर रहे हैं। भाई पैसा नहीं है हमारे पास, हमारे देश में पैसा नहीं है, तुम टैक्सेस की बात कर रहे हो, क्रॉप भी हार्वेस्टिंग नहीं हुआ, तुम टैक्सेस बढ़ाने की बात कर रहे हो। ये सिचुएशन आ गया था हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ताकि वो डेवलपमेंट रुक गया था, तब वो लोग रिवोल्ट किए। और क्या लिख सकते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था ये इंडिया में भी देखने को मिला था। कैसे? जो टीपू सुल्तान था, राजा राममोहन रॉय थे, ये लोग इन्फ्लुएंस हुए थे इस रिवॉल्यूशन से। भाई बोलो, अभी जो पढ़े हो, कौन सा टीपू सुल्तान पढ़े हो, राजा राममोहन के बारे में पढ़े हो, क्लास 7-8 में पढ़े हो शायद, हाँ 8 में पढ़े हो राजा राममोहन के बारे, जो सोशल रिफॉर्म में आया था। टीपू सुल्तान को हम क्या बोलते हैं, तो टाइगर ऑफ मैसूर बोलते हैं। दीज आर द पॉइंट्स। ये तो है ना, ये लोग इन्फ्लुएंस हुए थे फ्रेंच रिवोल्यूशन से। सिर्फ ये लोग नहीं, आपका रशियन रिवोल्यूशन जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन ऐसा डिस्कस करेंगे, द राइज जो चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप, सॉरी सोशलिज्म इन रशिया, रशियन रिवोल्यूशन की बात करेंगे तब पढ़ेंगे। ये लोग भी डेवलप हुए थे, इन लोगों की डेवलपमेंट हुआ था, मतलब ये लोग भी इंस्पायर हुए थे फ्रेंच रिवोल्यूशन से, ठीक है। ओके, तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों को बहुत बहुत बेनिफिट दिया होगा, और पसंद तो ऑब्वियसली आया होगा। और इसको बार बार देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा स्टोरी होगा ना, स्टोरी आप लोग को याद आ जाता है कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन से बहुत सारे स्टोरी याद आ जाता है, तो देखा कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लाइक कीजिए, ठीक है। इतने परिश्रम करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर करना है आप लोगों को। ओके, थैंक यू।